Welcome back everyone. We are here to discuss chapter number 2 of Indian economic development, and we have discussed one session before some time, and now we are here to discuss part 2 of this chapter. We have discussed some topics in the last sessions like what is economic system, central problem of economy, types of economic system, and economic planning and its objective. Now we are going to discuss most important topic of this chapter, and it is the agriculture development. Let's begin with this important topic, agriculture development. अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी था? फर्स्ट क्वेश्चन यही था क्योंकि हमारे इंडिया में 70 to 75% लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए थे इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। तो जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना तब ही हमारा सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाए। और उसके लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना पड़ा, क्या करना था, तो गवर्नमेंट ने 2 प्लान बनाया, 2 स्टेप लेने पड़े। सबसे पहला स्टेप लेना पड़ा लैंड रिफॉर्म्स, जो लैंड के बहुत सारे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर लॉज बनाए थे उसको चेंज करने पड़े। और सेकंड करना पड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो बढ़ सके। अब लैंड रिफॉर्म यानी कि लैंड रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को 2 चेंजेस करने पड़े, 2 स्टेप्स लेने पड़े बोल सकते हैं। एक एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी बीच में जो भी इंटरमीडियरीज है उसको हटा देना। और सेकंड लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग यानी कि लैंड की लिमिट डिसाइड करनी, उससे अगर ज़्यादा लैंड है तो उसके पास से गवर्नमेंट ले लेते थे, वो डिस्कस करने वाले हैं हम लेटर। और सेकंड स्टेप लेना पड़ा ग्रीन रिवोल्यूशन। अब ग्रीन रिवोल्यूशन यानी क्या, तो जो HYV सीड्स है जिसे बोल सकते हैं हम ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन फैक्टर, तो HYV सीड्स के यूज करने से जो भी प्रोडक्शन बढ़ा एग्रीकल्चर का उसे हम बोल सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। तो माइंड में मैप फिट कर लेना। सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को 2 स्टेप लेने पड़े, एक लैंड रिफॉर्म्स और सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन। अब लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए भी गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स लिए, एक एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड सेकंड किया लैंड सीलिंग। लेट्स डिस्कस इट इन विद डिटेल। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स किसे बोल सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है गवर्नमेंट का। लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरीली रिफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। सिंपल यहाँ पर बताया गया है क्या कि जो लैंड की ओनरशिप है उसको चेंज करना, उसे बोल सकते हैं हम लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन द एग्रीकल्चर। और उसका बस सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इक्विटी आई एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी जो भी सब एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन सबको इक्वली बेनिफिट मिले, यही इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। अब लैंड रिफॉर्म करने के लिए हमने आगे भी माइंड में देखा था, आपने 2 स्टेप लिए थे गवर्नमेंट ने, एक किया था एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज और सेकंड किया था, क्या किया था, तो सेकंड किया था गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग डिसाइड की थी। ओके चलो देखते हैं। Indian government took the various steps to abolish the intermediaries and to make the tillers the owners of the land. अब टिलर्स वर्ड आया हमारे पास है। टिलर्स यानी क्या, जो मजदूर लोग होते हैं खेतों में काम करते हैं उसे बोल सकते हैं हम टिलर्स, या फिर ये वो लोग भी जिसकी खुद की लैंड है लेकिन वो गाँव किसी ने ले ली, फिर वही लैंड में वो मजदूर बनकर काम कर रहे हैं। तो जो टिलर्स थे उसको क्या बनाना था, ओनर्स बनाना था। The abolition of the intermediaries brought 200 lakh tenants into the direct contact with the government. अब ये टेनेंट इतने बैकवर्ड एरिया में से आ रहे थे, या फिर इतने पुअर थे, या फिर इसके पास नॉलेज नहीं था जिससे वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में ही नहीं थे। तो अगर बीच में से इंटरमीडिएट्स को हटा दिया जाए तो जो भी टेनेंट्स है या फिर जो भी फार्मर्स है वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जो अपनी फसल है डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। हाँ, द गोल ऑफ द इक्विटी वाज नॉट फुल्ली सर्व्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव तो ऐसा ही डिसाइड किया था कि हाँ क्या है वहां पर इक्विटी है, लेकिन वो फुल्ली सर्व हुआ नहीं। बाय एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। और उसके रीजन कौन कौन से थे, सबसे पहला इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम loopholes in the legislation। अब गवर्नमेंट ने लॉ तो बना दिया कि जो लैंड की है ओनरशिप चेंज करनी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जमींदार लोग थे जिसने लूफोल्स यूज करके, लेजिस्लेशन यूज करके वो लैंड किसी और के हाथ में नहीं जाने दी। या फिर ऐसा भी करते थे वो लोग
किसी एक के हाथ में अगर जमीन है, लैंड है, तो अपने ही जो रिलेटिव से या फिर अपने जो भी फ्रेंड्स है उसके नाम पे कर देते थे और बाद में बोलते थे ये लैंड तो मेरी कंप्लीट है नहीं, अलग अलग लोगों के नाम पे वो लैंड कर देते थे। तो कुछ ऐसा कुछ भी करके वो जमींदार कैसे भी करके अपनी जो लैंड है वो किसी और को नहीं दे रहे थे। सेकंड, इन सम केसेस टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड द जमींदार्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स। और कई जगह पर तो उन लोगों ने टेनेंट्स को बीच में से हटा ही दिया और जमींदार खुद उसका कल्टीवेटर बन गया। पहले वो टेनेंट्स के पास काम करवाते, अब टेनेंट्स को हटा दिया और खुद उसके पे काम करने लगे। तो इस तरह से वो लैंड उसकी हो गई। और थर्ड, इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म्स। और मान लो अगर जो पुअर लोग थे उसके पास लैंड चली भी गई तो अभी उसको लैंड रिफॉर्म्स के बेनिफिट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पुअर लोग थे, उसके पास कुछ भी ऐसे पैसे नहीं थे जिससे वो टेक्नोलॉजी यूज करके या फिर HYV सीड्स यूज करके वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर पाए। तो लैंड रिफॉर्म में हमने फर्स्ट देखा, फर्स्ट स्टेप एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट। सेकंड है हमारे पास लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग रिफर्स टू द फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लिमिट डिसाइड की, उससे ज्यादा लैंड किसी के पास नहीं होनी चाहिए, विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, और वो इंडिविजुअल के लिए वो लिमिट डिसाइड की हुई थी। अगर मान लो किसी के पास जो लिमिट से ज्यादा लैंड है तो आइए उसका आंसर ये रहा कि बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, अगर किसी के पास लिमिट से ज्यादा लैंड है तो क्या, ऑल लैंड्स बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर पर्संस वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। तो वो सारी लैंड ले लेते गवर्नमेंट एंड विल बी अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टीवेटर्स एंड द स्मॉल फार्मर्स। और वही लैंड जो एक्स्ट्रा लैंड है वो लैंडलेस कल्टीवेटर्स को दी जाती थी या फिर जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उसको दी जाती थी। लैंड सेलिंग हेल्प टू प्रमोट द इक्विटी विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ पर तो इक्विटी मिलने के चांसेस बढ़ जाते थे, क्योंकि जिसके पास भी ज्यादा लैंड थी उसके पास से ले ली जाती थी और जिसके पास नहीं थे उसको दे दी जाती थी। यहाँ पर तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इक्विटी का वो अचीव हो सकता है। However, the land selling legislation was challenged by the big landlords that delayed in the implementation. तो लॉ तो हमने डिसाइड कर लिया, गवर्नमेंट ने डिसाइड भी किया, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स है वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो हमने देखा था आगे, अगर याद हो आपको, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए दो स्टेप बहुत ही जरूरी थे। सबसे पहला स्टेप था हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स हमने देख लिया, उसमें दो टॉपिक थे, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सेलिंग। अब हमें देखना है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन रिफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सिंपल है, हमारा क्या है, लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ना, और उसका रीजन क्या, तो ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। सिंपल HYV सीड्स उसका फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करके हमारा जो एग्रीकल्चर का जो फूड ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, उसे बोल सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। मेन रीजंस फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इज HYV सीड्स। मैंने आगे भी आपको बताया था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसका सबसे बड़ा मेन रीजन था HYV सीड्स। As compared to the other ordinary seeds, these seeds need heavy dose of chemical fertilizers to get the largest possible production. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है HYV सीड्स की, यहाँ पर उसको फर्टिलाइजर्स बहुत ही ज्यादा चाहिए। जो ऑर्डिनरी सीड्स होते हैं उसकी कंपेयर में 4 to 10 टाइम्स उसे ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे अगर इतना ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए तो शायद जो पुअर फार्मर्स है उसको एडप्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे जो इतना ज्यादा वो खर्चा कर सके। वो आगे आएगा, डिस्कस करते हैं। टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ HYV सीड्स द फार्मर्स हैव टू द फॉलोइंग फैसिलिटीज। अब वो HYV सीड्स का अगर हमें बेनिफिट लेना हो, फार्मर्स को लेना हो, तो उसके पास दो फैसिलिटीज होनी चाहिए। याद रखना, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेंगे कौन कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन प्रॉपरली होना चाहिए, यानी कि पानी की फैसिलिटीज प्रॉपरली होनी चाहिए। जिसके पास वही फैसिलिटीज नहीं है उसके लिए HYV सीड्स कुछ भी काम के नहीं है। और सेकंड, फाइनेंशियल रिसोर्स भी होने चाहिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। HYV सीड्स आपको 4 to 10 टाइम्स ज्यादा चाहिए कंपेयर टू ऑर्डिनरी सीड्स। इट्स द कॉस्टली सीड्स।
सो जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्ट्रांग है वही HYV सीड्स यूज कर सकते हैं। तो HYV सीड्स यूज करने के लिए आपको दो फैसिलिटीज चाहिए, एक आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए और सेकंड आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेज में सक्सेसफुल रहा, एक मिड 1960 to 70 में और सेकंड फेज था 1970 to 1980। अब जो पहला फेज था 10 ईयर का, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट सिर्फ किसको मिला, जो मोर एफ्लुएंट स्टेट्स थे, मोर एफ्लुएंट यानी सिंपल बोल सकते जो डेवलप्ड स्टेट्स थे उसको सिर्फ बेनिफिट मिला। और जो सेकंड फेज था 1970 to 1980 का, उसमें ऑलमोस्ट ऑल द फार्मर्स है, सबको शायद सब स्टेट्स को ये बेनिफिट मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन है 2 फेज में सक्सेस हुआ। फर्स्ट फेज था आपका 1960 to 70 का और सेकंड फेज था 1970 to 80 का। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की इफेक्ट क्या हुई, सबसे पहले इफेक्ट हुई अटेनिंग द मार्केटेबल सरप्लस। अब मार्केटेबल सरप्लस क्या है, मार्केटेबल सरप्लस यानी जो फार्मर्स होते हैं खुद का प्रोडक्शन कर, जितना उसको फूड ग्रेन्स चाहिए उतना तो प्रोडक्शन करता ही है, साथ में वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी कर पाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है प्रोडक्शन करने की फूड ग्रेन्स की। तो जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स उसने प्रोड्यूस किया वो मार्केट में बेचकर उसका बेनिफिट ले सके, उसे बोल सकते हैं हम मार्केटेबल सरप्लस। तो यह बेनिफिट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन से। पहले यह होता था कि हार्डली वो कुछ अपने लिए ही सिर्फ प्रोड्यूस कर पाता था, मार्केट में वो कुछ भी बेच नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो ग्रीन रिवॉल्यूशन होने की वजह से मार्केटेबल सरप्लस का भी बेनिफिट ले सकता था। सेकंड बताया गया बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। बफर स्टॉक यानी क्या, गवर्नमेंट हर साल स्टॉक करती है फूड ग्रेन्स का। अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ गई फ्यूचर में, इन केस ऑफ कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, तो उस नेचुरल कैलेमिटीज में लोगों को अगर फूड ग्रेन्स लोगों के पास नहीं है तो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, फूड ग्रेन्स को। तो फूड ग्रेन को स्टॉक करने में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है तो जो फार्मर्स है, जो पूरी कंट्री है, उन लोगों की नीड सेटिस्फाई होने के बाद भी अगर प्रोडक्शन बच जाता है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसे स्टॉक कर सकती है। और थर्ड इफेक्ट हुई बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट लो इनकम ग्रुप को भी हुआ है। अब लो इनकम ग्रुप को कैसे बेनिफिट हुआ है आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से वो लोग सेल करके तो अर्निंग कर सकते हैं और ऐसे ही वो लोग डेवलप हो सकते हैं। तो ये था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, आगे भी कंटिन्यू करते हैं। अब HYV सीड में रिस्क भी है, उसमें दो मेन रिस्क हैं। एक रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, अगर पेस्ट अटैक हो गई, आपने जो क्रॉप प्रोड्यूस किया या फिर क्रॉप किया है फार्म में और वहां पर अगर पेस्ट ने अटैक कर दिया तो आपका पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो सबसे बड़ा रिस्क। और सेकंड रिस्क है रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। अब आपको भी पता है HYV सीड्स बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव है, उसको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए। तो ये सिर्फ अफोर्ड कर सकता है कौन, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो छोटे छोटे पुअर जो फार्मर्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो HYV सीड्स का बेनिफिट सिर्फ कौन लेंगे, जो रिच फार्मर्स है, वो जो पुअर फार्मर्स है उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो रिच ज्यादा रिच बनता जाएगा और पुअर ज्यादा पुअर बनता जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है HYV सीड का। अब डिबेट हुई है कि सब्सिडी एग्रीकल्चर सेक्टर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो फेवर में है कि हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडीज देनी चाहिए, और ऐसे भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो अगेंस्ट में है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। चलो डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं ऐसे इकोनॉमिस्ट जो सब्सिडी देने के फेवर में थे। सबसे पहला उसका फेवर में होने का रीजन क्या दिया उन लोगों ने, कि द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद द एग्रीकल्चरल सब्सिडीज एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी रिस्की बिजनेस। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया को जो एग्रीकल्चर का बिजनेस बताया गया वो रिस्की बिजनेस बताया उन लोगों ने। रिस्की है क्योंकि बहुत सारी ऐसी लैंड है जो कम्प्लीटली रेन के ऊपर डिपेंड है। अगर रेन हो रहा है उस साल में तो कुछ कल्टीवेशन हो सकेगा, क्रॉप्स हो सकेगा। अगर रेन ही नहीं हुआ तो फिर उसका प्रोडक्शन है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हो सकता है वो रिस्की बिजनेस है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए।
सेकंड रीजन वो लोग दे रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट द सब्सिडीज। और आगे भी हमने डिस्कस किया इंडिया में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो पुअर हैं। अब उससे अगर उसकी जो फार्मिंग है उसमें कुछ टेक्नोलॉजी लानी है या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्प्लीमेंट करना है तो उससे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि HYV सीड्स लाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी लानी होगी, तो उतने पैसे तो उसके पास नहीं होंगे। तो उस पैसों की नीड फुलफिल करने के लिए उन लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए। यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि उन लोगों को सब्सिडी क्यों देनी चाहिए, तो टू अफोर्ड द रिक्वायरमेंट इनपुट्स विदाउट द सब्सिडीज, वो लोग एबल नहीं होंगे। थर्ड, एलिमेंटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज इन द इनकम इनइक्वालिटी। अगर हमने सब्सिडी निकाल दी तो प्रॉब्लम क्या होगी, इंक्रीज इन द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। तो फिर होगा क्या, अगर हमने सब्सिडी हटा दी तो पुअर ज्यादा पुअर बनता जाएगा और रिच ज्यादा रिच बनता जाएगा, क्योंकि पुअर के पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो सीड्स ला सके या फिर फर्टिलाइजर्स ला सके, और उसके बिना प्रोडक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो वो पुअर ही पुअर बनता जाएगा और रिच सारी फैसिलिटीज का यूज कर पाएगा, तो वो ज्यादा पुअर बनता, सॉरी रिच बनता जाएगा। अब ऐसे भी इकोनॉमिस्ट हैं जो बोल रहे हैं कि सब्सिडी एग्रीकल्चर में नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए, उनके पास दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है, अकॉर्डिंग टू द सम इकोनॉमिस्ट, सब्सिडीज वर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर द एडॉप्शन ऑफ द न्यू HYV टेक्नोलॉजी। सो आफ्टर द वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, सब्सिडीज शुड बी फेज्ड आउट एज देयर पर्पस हैज बीन सर्व्ड। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि हमने सब्सिडी सिर्फ HYV टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के लिए ही दी थी, अब वो टेक्नोलॉजी एडॉप्ट हो जाए उसके बाद सब्सिडी निकाल देनी चाहिए, क्योंकि हमने वो सब्सिडी सिर्फ HYV टेक्नोलॉजी के लिए ही लाए थे और वो पर्पस तो फुलफिल हो चुका है। और सेकंड रीजन वो लोग ये दे रहे हैं कि सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स, एज बेनिफिट्स ऑफ द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द सब्सिडी गो टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड द प्रॉस्पेरियस फार्मर। और उन लोगों का यह भी कहना था कि जो भी हम सब्सिडी दे रहे गवर्नमेंट, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए पुअर को, लेकिन पुअर को नहीं मिल रहा है। उसका बेनिफिट जा रहा है किसको, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है उसको, और सेकंड जा रहा है प्रॉस्पेरियस फार्मर्स को। इसलिए सब्सिडी देनी नहीं चाहिए। तो आज का टॉपिक था यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से भी और इस चैप्टर के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इस टॉपिक में से एक भी चीज आपको इग्नोर नहीं करनी है, प्रॉपरली रीड करनी है, बाद में समझना है। और कुछ भी अगर क्वेरी हो आपको तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक थैंक यू।